हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी भेजेगी पर्यवेक्षक। महाराष्ट्र जाएंगे राजनाथ और जेपी नड्डा, तो हरियाणा के लिए वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा ऑब्जर्वर नियुक्त। सरकार बनाने को लेकर खाका करेंगे तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेटेड 9। मैं हूं आपके साथ अजीत। हरियाणा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए बीजेपी पर्यवेक्षक भेजेगी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे, जबकि हरियाणा में पार्टी नेताओं की नब्ज टटोलने के लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और बीजेपी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे। यह फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुख्यमंत्रियों पर अंतिम फैसला लेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पार्टी कार्यकर्ताओं और दोनों राज्यों की जनता का धन्यवाद किया गया। में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक की दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे। और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हरियाणा जाएंगे। और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और ये जो नतीजे आए हैं, इसको विथ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इसको स्वीकार करती है और इसका आदर करती है, इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय के दृष्टि के मतदाताओं का और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कार्यक्रमों को और उनके सरकार जिस तरीके से केंद्र में चल रही है, उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। जहां तक एनसीपी का सपोर्ट है, वो अनकंडीशनल सपोर्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया है। इसको संसदीय बोर्ड जानता है। और जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी। तो संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की कमान किसे सौंपी जाएगी, इसके लिए दोनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जितना लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का विश्वास इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर व्यक्त किया था, वैसा ही विश्वास इस विधानसभा चुनाव में भी उनके प्रति व्यक्त किया है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से नंबर्स कमाए हैं, एनसीपी या फिर शिवसेना? देखिए, पहली बार 256 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लड़ी है। इसके पहले हम केवल 119 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते थे और आज हमको लगभग 123 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है और 2-3 सीटें और हैं संभवतः जो कि हमारे एलआई ने जीती। तरफ रहेगा, पुराने पार्टनर्स के पास जाएंगे कि एनसीपी की तरफ से जो भारी सपोर्ट देने को भी तैयार हैं? नहीं, अब देखिए सपोर्ट कौन कौन करता है, की है कि हम बाहर से सपोर्ट करने को महाराष्ट्र की बात होगी, हरियाणा में क्लियर कट मेजोरिटी है, क्लियर कट मुख्यमंत्री के तौर पर किसको आप? अब मुख्यमंत्री के संबंध में ऑब्जर्वर्स वहां जाएंगे और उसके बाद फैसला होगा। तो मुख्यमंत्री के तौर पर कौन नाम आगे आएगा, इसके लिए पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। तौर पर जा रहे हैं से हमने थोड़ी देर पहले बात की है, सुनिए क्या कहना उनका। दिनेश जी, संसदीय बोर्ड की बैठक में आखिर फैसला क्या हुआ, ये पीसी से साफ नहीं हो पाया, आप बताना चाहेंगे? और दूसरा कि आप हरियाणा जा रहे हैं, वहां की परिस्थितियों के बारे में पहले से किस तरह का संदेश दिया गया इस बोर्ड की बैठक में? देखिए, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है जी,
और बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उसमें सभी हमारे जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो राय होगी उसको हम लोग रखेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा सर्वसम्मत से निर्णय किया जाएगा। जी, अभी तो केवल इसके नाम की घोषणा हुई है, अभी कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है इसको डिक्लेयर होना बाकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हरियाणा में तो स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार बना रही है, किसी की मदद की भी जरूरत नहीं है। वहां पर सीएम का चेहरा यही तय करने के लिए आप लोग जाएंगे वहां पर, या ये चेहरा तय हो चुका है उस पर सहमति बनाने के लिए जाएंगे? नहीं, हम लोग तो विधायक जो बैठक होगी, विधायक जो अपना नेता चयन करेंगे उसके अनुसार हम लोग अपना अभिमत रखेंगे। विभिन्न लोगों से हम लोग वहां पर सीएम का चेहरा यही तय करने के लिए आप लोग जाएंगे वहां पर, या ये चेहरा तय हो चुका है उस पर सहमति बनाने के लिए जाएंगे? नहीं, हम लोग तो विधायक जो बैठक होगी, विधायक जो अपना नेता चयन करेंगे उसके अनुसार हम लोग अपना अभिमत रखेंगे। विभिन्न लोगों से हम लोग वहां पर बात करेंगे और जो पार्टी के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चयन करेंगे। सामान्यतः होता यह है दिनेश जी की जब विधायकों की बैठक होती है तो वो सर्वसम्मति से कहते हैं कि ये फैसला हमने आला कमान पर छोड़ दिया है, संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया है। अभी आगे आने वाली परिस्थिति के अनुसार ही इस पर कोई निर्णय होगा। अभी पहले से मैं पूर्व निर्धारित किसी भी घटने वाली घटना के बारे में नहीं कह सकता। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी निर्णय होगा सबकी सर्वानुमति से होगा, सभी की राय मशवरा के बाद होगा और हरियाणा की जनता के हित में होगा। और जो हमारा केंद्र का के जो प्रशासन है जिसकी इस वक्त की छवि उसके अनुसार कार्य का संचालन हो सके, ये हमारी प्रमुखता रहेगी कि हम एक हरियाणा को एक ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सके कि जिससे हम वहां की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बन सके। जी दिनेश जी, ये मान लिया जाए कि यहाँ पर किसी एक नाम पर हरियाणा के लिए बात नहीं हुई है, फैसला नहीं हुआ, या फिर उसकी सहमति बनाने के लिए आपको नहीं भेजा जा रहा है, अगर इसको इनकार भी कर दें तो 2-4 नाम दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जिन पर वहां पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी हरियाणा में सीएम के लिए? ये बीजेपी का सौभाग्य है कि हमारे वहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे वहाँ नीचे से उठ के ऊपर कार्यकर्ता जाता है और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो योग्यता हमारे तमाम नेताओं में है हरियाणा के, अब उसमें से ये होता है कि हमारे पास जिसको दायित्व दिया जाता है उसको वो दायित्व स्वीकार करता है। तब से कुछ देर पहले ही हमने बात की थी दिनेश शर्मा से। आपको बताएं इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार के गठन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से बातचीत की है। उद्धव ने अमित शाह से भी बात की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों में सरकार बनाने को लेकर सहमति बनने के पूरे आसार नजर आने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पार्टी इसके बारे में कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन सरकार के गठन को लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर दोनों दलों में संपर्क स्थापित किया गया है। और जी संगम ने पहले ही खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ही मिलकर सरकार बनाएंगी और एनसीपी के साथ बीजेपी के जाने की उम्मीद बेहद कम है। अब ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना ही मिलकर सरकार बनाएगी। वासंत जी, एनसीपी ने अपनी तरफ से ये पेशकश की है बीजेपी को कि हमारा साथ ले लीजिए, इस पर बातचीत कीजिए। ये कितना सही लगता है आपको बीजेपी के लिए, या फिर वो स्वाभाविक तौर पर शिवसेना का साथ लेना चाहेगी? अजीत, मुझे लगता है ना कि राजनीति में जो चीजें बहुत ज्यादा सरफेस पर दिखाई देती हैं, अंदर खाने में उस तरह की चीजें हो नहीं पाती हैं। बीजेपी के अंदर भी कई खेमेबाजी है और जो खासतौर से महाराष्ट्र की लीडरशिप है जो कि दिल्ली में बरसों से राजनीति कर रही है, वे चाहती है कि महाराष्ट्र की सरकार में उनका बोलबाला रहे, उनकी से रहे, या वे जिसको चाहे वो वहां का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो एक दूसरी लॉबी है जो कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स करके ऊपर आई है, जिसकी की अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपना मेहनत है, और बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है वह उसको ज्यादा तरजीह दे रहा है बजाय कि उन नेताओं के जो कि गणेश परिक्रमा करके किसी न किसी रूप में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गए थे। तो हमको लगता है कि जो एनसीपी का बयान आया है अब से कुछ घंटे पहले, ये एक तरह से सबटाज करने की कोशिश है उस लीडरशिप को ऊपर आने से जो कि संगठन के लिए प्रतिबद्ध रही है, जिसका बेदाग चेहरा है, बेदाग छवि है, और जो बगैर घालमेल किए बिना किसी राजनीतिक खरीद फरोख्त के संगठन के एजेंडे को, लीडरशिप के उस
एक्शन प्लान को लेकर जनता के बीच में गई और आज पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाई है महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि देर सवेर बीजेपी को शिवसेना के साथ ही हाथ मिलाना पड़ेगा और शिवसेना और बीजेपी का जो साथ है वो एक तरह से चोली दामन का साथ है। सैद्धांतिक तौर से भी, कार्यशैली में भी दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और एक दूसरे के साथ काम करने का उनका एक बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और आपको बताएं, इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर उनसे समर्थन मांगेगी तो वो विचार करेंगे और वो विकास के मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी चाहे तो एनसीपी से समर्थन ले ले। उद्धव ठाकरे ने चुनावी नतीजों को लेकर संतोष जताया और कहा कि इस चुनाव में बाला साहब को दुख पहुंचाने वालों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पलवर मान लो कि मैं अगर पर्सनली जाऊं और वो मना करे तो बोले नहीं हम तो एनसीपी के साथ जा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? बावजूद भी आप तैयार हैं, पहले आने तो दीजिए। आप अपनी तरफ से पहले तो आने दीजिए और आप पहले नहीं करेंगे। पहले मैंने कहा ना कि मैं शांत बैठा हूं, मैं तो यहीं पे हूं, मेरे घर पे बैठा हूं, मुंबई में बैठा हूं। मला वाटतं तुमच्याकडे दुसरे उस संभावना को टालने के लिए कम से कम आप पहल करेंगे। अरे भाई लेकिन सामने तो आने दीजिए ना। जो रीजनल प्राइड की बात लेके जा रही है, अगर आप इस स्थिति में होंगे, आप बीजेपी के पास जाते हैं तो रीजनल डोमिनेंस जो शिवसेना की है वो कहीं कम होती है। सुनो एक मिनट, आप अभी आपने क्या कहा? आप नहीं जाएंगे, अभी बोल रहे आप जाएंगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं शांत बैठा हूं मेरे घर में, तो अगर कोई किसी को लगे कि शिवसेना उनको साथ में चाहिए तो सामने से आ सकते हैं। उधर हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों राज्यों की जनता को धन्यवाद दिया और साथ ही इस जीत को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने विरोधियों पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि जो लोग कहते थे कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, इन चुनावी नतीजों ने उन्हें जवाब दे दिया है कि मोदी लहर की सुनामी अभी भी कायम है। अमित शाह ने साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना के गठबंधन टूटने को लेकर भी बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि आज ये साफ हो गया है कि कौन सच्चा था। अमित शाह ने कहा कि गठबंधन बीजेपी ने नहीं तोड़ा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में मोदी की नीतियों के पक्ष में लोगों ने वोट दिया। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। और इससे पहले भले ही एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी चाहते हैं सरकार शिवसेना के साथ ही बीजेपी बनाए। किसी भी एक पक्ष को बहुमत नहीं दिया है, किसी भी कॉम्बिनेशन अन्यथा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है
और तीसरा, महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, केंद्र और राज्य में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की सरकार बने, महाराष्ट्र की जनता के हित में और महाराष्ट्र के विकास के लिए हमें लगता है कि हम किसी भी एक सरकार बनाने के लिए कॉम्बिनेशन को साथ दे। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा पक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, हमें लगता है कि हमने उनको बाहर से समर्थन देना ताकि महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सके। मुझे कहेंगे मेरी पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पुराना संबंध फिर से कायम हो जाए तो अच्छा होगा। और यहाँ रुकेंगे बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन